नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों को सार्थक क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन आए, आप लोगों के द्वारा अच्छे अच्छे कमेंट्स किए गए हैं, वीडियो को शेयर भी किया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो है स्पेशली तो मैं तैयार कर रहा हूँ इसको यूपीएससी या यूपीएचएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं पार्ट फर्स्ट जो कि संबंधित है जनरल नॉलेज से, उसके लिए। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी अन्य भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कोई स्टूडेंट कर रहा है जिसके यहाँ जीके जीएस पूछा जाना है, तो मुझे लगता है कि यह सीरीज समान रूप से उपयोगी है। आप लोग जानते हैं इस पूरी सीरीज की विशेषता क्या है कि ये जो सीरीज है फुल लेंथ टेस्ट है, मीन्स इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। लेटेस्ट एमसीक्यूज को इसमें हमने शामिल किया हुआ है। पहला वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसके माध्यम से देख लीजिए। साथ ही साथ डिटेल व्याख्या आप चाहते हैं कि आपके और लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, तो उसके लिए जो इसके साथ में पैरेलल जो सीरीज चल रही है सुपर हिट रिवीजन की जनरल ज्ञान वन लाइनर सीरीज की, तो उसका भी अवलोकन आप करते जरूर चलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कम समय में हमारा प्रयास जो है गागर में सागर भरने का रहा है और वो भी सीरीज आप लोगों के द्वारा काफ़ी अप्रिशिएट की जा रही है। तो थैंक दोस्तों आप सभी लोगों का सार्थक क्लास को इतना ज़्यादा स्नेह और प्यार देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों आ गए हैं फाइनल हम अपने प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट फॉर पार्ट 1 जनरल नॉलेज यूपीएसएससी या यूपीएचएससी एग्जाम के लिए। और पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर में मत जाइएगा, थोड़ा सा नंबर यहाँ पे गलत पड़ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को घोषित किया गया है क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या विश्व शांति के लिए प्रार्थना का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, विश्व हरियाली का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या अंतरिक्ष में नई खोज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अच्छा, प्रश्न ये बनता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ किसी एक वर्ष को एक ही टाइटल, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसी एक वर्ष को क्या एक ही टाइटल दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम स्पेशली वर्ष 2025 की बात कर लेते हैं तो केवल क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ही नहीं घोषित किया है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांत और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 3 ये अन्य टाइटल भी दिए गए हैं वर्ष 2025 को आज की डेट में। यानी टोटल 4 जो मैं अभी तक सर्च मैंने किया, मैंने पाया कि अभी तक 2025 को 4 टाइटल दिए जा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। पहला भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इतना ही नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विभिन्न वर्षों को केवल टाइटल ही दिया जाता है, बल्कि हर एक टाइटल की थीम भी डिसाइड की जाती है। तो मुझे लगता है कि डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, इससे अधिक जानकारी आपको जो हमारे ऑनलाइन पार्ट है उसमें मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं कुछ और फैक्ट्स बता दूं कि 2000 अगर हम बात करें 24 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया था। इसके पहले 2023 में शांत की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को। अगर आगामी वर्षों की बात कर ले, 2026 की बात कर ले, तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष घोषित किया है। इसके अतिरिक्त सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया वर्ष 2026 को। इसके अतिरिक्त 2027 को टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जबकि 2032 को क्षुद्र गृह जागरूकता और गृह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो अभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अधिक डिटेल आपको हमारे वन लाइनर पार्ट में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपको जो है करंट से ही, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन, कौन सा ज्ञान भारतम मिशन को प्रारंभ करने हेतु अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए बजट को 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, ये जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, इसमें अभी हाल ही में ज्ञान भारती मिशन को प्रारंभ करने के लिए
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए बजट आवंटन को काफी अधिक मात्रा में बढ़ा दिया गया है और इसको 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है 60 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, कुछ अन्य बात की बात कर ले कि यहाँ पे जैसे कहा गया है कि अब यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे बात की गई है पांडुलिपि की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पांडुलिपि क्या होता है। तो पांडुलिपि जो है कागज, छाल, कपड़ा या धातु के तार के पत्तों जैसी सामग्री पर बनाई गई हस्तलिखित रचना है और ये कम से कम जो है 75 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप हम लोग किसी कागज, छाल, कपड़ा, धातु के तार के पत्ते में कोई सामग्री हम लिख देते हैं हाथ से और इसका समय अगर 75 साल से पुराना नहीं हुआ है तो इसको पांडुलिपि नहीं माना जाएगा। तो यानी यहाँ पे 75 साल की जो एक कंडीशन है वो भी लिखी होती है। दूसरा देख लेते हैं, अगर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की हम बात कर ले, यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की। ठीक है, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 2023 में, किस वर्ष, 2023 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है। इटाई अभी आप देख लीजिए, साइंस तो वैसे आपके यहाँ नहीं है, लेकिन जो ये क्वेश्चन लिया गया था ये विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे नई खोज की बात कर ले या करेंट अफेयर्स की बात कर ले तो वहाँ से हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पिछले एग्जाम में तो उस समय संयुक्त राष्ट्र ने कुछ 10 खतरनाक रसायन की बात की थी जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक थे। उसमें से जो एक रसायन के द्वारा जो है इटाई बीमारी का भी जिक्र किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन की अगर बात कर लें कि इटाई बीमारी जो है निम्नलिखित में से किस रसायन के द्वारा फैलती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कैडमियम के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए आप जो इटाई रोग है इसके संदर्भ में अगर हम बात कर ले तो गंभीर हड्डी के दर्द के साथ जो ऑस्टियोमैलेशिया इटाई बीमारी की एक विशेषता है जो किडनी की शिथिलता से भी जुड़ी हुई है। इटाई रोग को आउच रोग भी कहा जाता है। इटाई रोग को क्या अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आउच, इसको आप याद रखिएगा, आउच रोग से भी जाना जाता है। किसे, इटाई रोग को। इसका एक उदाहरण 1930 के दशक के आसपास जो है जापान में इटाई रोग की महामारी है जो कैडमियम दूषित खेतों में उगाए गए चावल के सेवन के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिली थी। तो इटाई या आउच रोग संबंधित है कैडमियम से। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 4, अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान और कला के प्रसार के लिए एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है 19 नवंबर 1985 को, कब, 19 नवंबर 1985 को अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान और कला के प्रसार के लिए एक स्वायत्त संस्थान के रूप में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इसको स्थापित किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अरंडी के बीज उत्पादन में कौन सा देश प्रथम पायदान पर। देखिए कृषि का आपका जो यूनिट 6 है उसमें एग्रीकल्चर संबंधित फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरंडी के बीज उत्पादन में कौन सा देश प्रथम पायदान पर है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। भारत जो है लगभग 88% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अरंडी के बीज उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, या प्रथम स्थान रखते हैं। यानी 88%, यानी अगर 1 कुंतल 100 किलो उत्पादन पूरे विश्व में हो रहा है तो उसमें 88 किलो अकेले उत्पादित हो रहा है भारत में। अरंडी खरीफ, अब अरंडी के विषय में अगर बात करें तो अरंडी जो है खरीफ की प्रमुख एक तिलहनी फसल है। भारत में अरंडी रोपण के समय की अगर बात कर ले तो आमतौर पर जुलाई अगस्त के दौरान इसकी रुपाई होती है, और कटाई की अगर बात कर ले तो ये होता है दिसंबर से जनवरी के बीच। यानी जो इसकी बुआई होती है वो जुलाई में होती है, जुलाई और अगस्त के बीच में, कटाई होती है दिसंबर और जनवरी के मध्य। खरीफ की ये फसल है, कैसी फसल है, खरीफ की यह फसल है।
ठीक है। इसको अरंडी के तेल को देखो, अरंडी के तेल को आप जो है मुख्यतः कस्टर्ड ऑयल के नाम से, कस्टर्ड ऑयल से आप जरूर परिचित होंगे, कस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो अरंडी के तेल को कस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। और ये जो कस्टर्ड ऑयल होता है ये त्वचा, बालों और कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। परंतु अगर मुख्यतः बात करें इसका उपयोग, कस्टर्ड ऑयल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये इसमें देखिए एक रेचक गुण होता है, और रेचक गुण के कारण जो है कब्ज को ठीक करने के लिए हम अरंडी तेल या कस्टर्ड ऑयल का जो है उपयोग करते हैं मुख्य रूप से। तो अरंडी के बीज उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, तो भारत की वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग है वो प्रथम है। दूसरे स्थान पर कौन है, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानकारी है। अगला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा हड़प्पा कालीन स्थल मोरोधारो किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए अभी हाल ही में जो है एक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई है और जिसका नाम दिया गया मोरोधारो। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है मोरोधारो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में जो धोलावीरा के विश्व धरोहर स्थल से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अगर धोलावीरा से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर इस नए स्थान की खोज की गई है। ठीक है, आपको बता दें इसकी खोज कैसे की गई, तो इसमें भी काफी रोचक जानकारी है, क्योंकि यहाँ जो मोरोधारो के आसपास के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि उस क्षेत्र में काफी खजाना गड़ा हो सकता है मिट्टी में, तो इसीलिए वो खजाने की खोज में खुदाई कर रहे थे। हालांकि खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा बेशकीमती खजाना जो मिला, यानी हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक पूरी एक किलाबंद बस्ती मिली और उसका नाम रखा गया है मोरोधारो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों देखिए अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन में जानते हैं कि एक बहुत छोटी सी फील्ड है, और अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते चलेंगे तो सार्थक क्लासेस भी आगे आपके साथ बढ़ता चलेगा। एंड अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जीरो और दशमलव जो देर है भारत की देर है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए गुप्त ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे अधिक हमको भारतीय संस्कृति निर्माण कला इन सब में जो सबसे ज्यादा हमें उत्थान देखने को मिलता है वो गुप्त काल में ही देखने को मिलता है, और शायद इसीलिए जो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का और निर्माण का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल के दौरान जो है आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और वराहमिहिर ने जो है दशमलव प्रणाली की खोज की थी। यानी जो आपका आपके जो आर्यभट्ट, कौन, आर्यभट्ट और आपका वराहमिहिर ये दोनों ही लोग जो है आपके गुप्त काल से संबंधित थे। आर्यभट्ट ने 0 दिया था, जबकि वराहमिहिर को जो दशमलव प्रणाली की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट को जो है भारतीय गणित का जनक भी माना जाता है, कहा जाता है। शून्य के अतिरिक्त सौर मंडल, घूर्णन, पाई का सन्निकटन, जैसे पाई का माने 22/7, जो लोग पढ़ते रहे होंगे, हम लोगों ने पढ़ा होगा 22/7 या 3.14 इस तरह जो नंबर आती है। ठीक है, तो पाई का सन्निकटन मान की बात हो, त्रिकोणमिति की बात हो, स्थानीय मान प्रणाली और कई अन्य सिद्धांतों की खोज का जो श्रेय भी है आर्यभट्ट को ही दिया जाता है। तो आर्यभट्ट एक स्वर्णिम नाम है, भारत से जुड़ा हुआ है, तो ये संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था, तो गुप्त युग में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम दिया गया है संविधान अकादमी एवं अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको राज्य बताना है। और ये जो संविधान अकादमी एवं अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय है, ये भारत का जो है पहला संविधान संग्रहालय है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में जो भारत का पहला संविधान संग्रहालय संविधान अकादमी एवं अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय है, यह स्थित है हरियाणा में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसको देखिए हरियाणा देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर नवंबर 2024 में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका आपको नाम याद रखा है, इसका नाम है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ठीक है,
कब हुआ है? तो अभी आपका नवंबर 2004 में सॉरी नवंबर 2024 में इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन करंट से भी बन जाएगा और आपके करंट से ही बन जाएगा, यूनिट फर्स्ट ही आप इसको मान लीजिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो भारत का जो पहला एकीकृत प्रबंधन शहर है इसको श्रेय जाता है गोरखपुर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा गोरखपुर। जैसा आप लोग तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे गोरखपुर, मैं भी गया हूँ, अपने यूपी से ही है। तो गोरखपुर में सहजनवा एक स्थान है, उसी के पास एक गांव है सुथनी गांव। कौन सा? सहजनवा। सहजनवा भाई अगर आप में से कोई सहजनवा से हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहीं पर एक गांव है सुथनी गांव। ठीक है, तो सुथनी गांव में जो भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे प्रतिदिन जो है 700 टन अपशिष्ट को चारकोल और जैव सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। तो भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर होने का श्रेय है गोरखपुर को। अगला यूनिट सी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कृषि से संबंधित। कल्पा सुवर्णा एक किस्म है धान की, आम की, अंगूर की या नारियल की? तो कल्पा सुवर्णा जो एक किस्म है वो है आपकी नारियल की। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नारियल की एक किस्म और कोको की किस्म अभी चर्चा में थी। तो केरल के जो कासरगोड जिले में स्थित जो ICAR की केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में हम CPCRI के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? केरल में, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है नारियल की जो कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी और इसके अतिरिक्त कोको की VTL CH1 और VTL CH2 नामक नई किस्में खोजी गई है, और ये उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे पहले जो है नारियल की बात कर ले तो नारियल की जो दो किस्में खोजी गई है, पहला तो आपका कल्पा सुवर्णा ही है और दूसरा आपका जो है कल्पा शताब्दी, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कोको की जो दो प्रजातियां खोजी गई हैं वो कौन सी हैं? कोको की, तो इसमें एक है आपका VTL CH1 और कोको की जो दूसरी है प्रजाति वो है VTL CH2, यानी VTL CH1 और VTL CH2 ये दो प्रजातियां आपकी कोको की हैं, जबकि कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी ये आपकी नारियल की खोजी गई दो नई किस्में हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। लाल मुर्सान और हिल्सा नामक क्रेटर किस ग्रह पर स्थित है? ये आपके देखिए इकाई 5 से क्वेश्चन बन जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं भारत का सामान्य भूगोल, यहाँ पे ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके जो पुरानी जानकारी उसके आधार पर भी हो सकते हैं या नया कुछ चर्चा में रहता है तो भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। हालांकि इसको जो है आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। करंट का ले लीजिए, करंट का तो वैसे पुराना ही हो जाएगा, आप ब्रह्मांड से ही इसको आप लेके चलिए। लाल मुर्सान और हिल्सा नामक क्रेटर किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो लाल मुर्सान और हिल्सा नामक क्रेटर है ये स्थित है आपके मंगल ग्रह पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्रेटर जो खोजे तो वैसे गए थे 2021 में। ठीक है, ये वहां पर एक थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र है। कौन सा है? थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र है। कहाँ पर? आपके मंगल ग्रह पर। वहां पर ये क्रेटर एक तरीके से क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं गड्ढे बड़े बड़े टाइप के। ठीक है, तीनों क्रेटर हैं और इनका नाम दिया गया लाल मुर्सान और हिल्सा, लेकिन नाम अभी रखा गया है, अभी जल्दी इसको अप्रूव किया गया तो ये करंट में भी एक तरीके से आ गया। ठीक है, इसमें जो आपका लाल नाम दिया गया है, ठीक है, ये संबंधित है एक कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञानी है। ठीक है, स्वर्गीय देवेंद्र लाल जी, उनके आधार पर है। और भारत के दो शहर हैं, एक उत्तर प्रदेश से मुर्सान शहर, उसके नाम पर मुर्सान है। मुर्सान शहर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा जो नाम रखा गया है हिल्सा, ये बिहार का एक स्थान है या शहर है। कहाँ का? बिहार। यानी एक नाम आपका जो रखा गया है लाल, वो संबंधित है स्वर्गीय देवेंद्र लाल से। मुर्सान
उत्तर प्रदेश संबंधित है और हिल्सा बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी मंगल। क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला जैव विविधता बांड जारी किया गया है किसके द्वारा? बीबीए कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा, या आरबीआई भारत और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जारी किया है, या बीबीए कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक ने, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर ए हो जाएगा, बीबीए कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए खेल से संबंधित खिलाड़ी से बहुत चर्चित नाम है, उसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा, अनीश सरकार। ये आपके क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में नाम इस तरह का नाम देखने को मिल सकता है। अनीश सरकार वैसे तो मूलतः जो अनीश सरकार जी हैं ये कोलकाता के हैं। जन्म इनका 26 जनवरी 2021 में हुआ था। ठीक है, मतलब आज अगर आप देख लीजिए 25 में तो 4 साल की उम्र है अभी। ठीक है, और ये काफी चर्चा में। तो अनिल सरकार कहाँ संबंधित है? ये आपके संबंधित है पश्चिम बंगाल से। और ये किस खेल से संबंधित हो? अनिल सरकार संबंधित है शतरंज से। अनिल सरकार जो कोलकाता के, ये एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है और अभी नवंबर 2024 से दुनिया के सबसे कम उनके फिडे रेटेड खिलाड़ी बन गए हैं। फिडे देखिए एक संस्था है, ठीक है, जो शतरंज से संबंधित है। तो फिडे रेटेड खिलाड़ी हो गए दुनिया के सबसे कम उम्र के। 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का भी जो खिताब है वो अनीश सरकार को ही जाता है। तो अनीश सरकार एक तो पहली बात है कि फिडे के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, प्लस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इसलिए ये पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको चाहें तो टिक कर सकते हैं। अगला आपके रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है, सिंबल देख लीजिए। एग्रोसिनो के अनुसार नृवंश विज्ञान में डेटा संग्रह की कौन कौन सी विधियां हैं? किसके अनुसार? एग्रोसिनो के अनुसार नृवंश विज्ञान में डेटा संग्रह की विधियां। तो देखिए इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। इनके अनुसार जो है अवलोकन, साक्षात्कार और अभिलेखी अनुसंधान, यह डेटा संग्रह की 3 विधियां हैं एग्रोसिनो के अनुसार नृवंश विज्ञान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग एक ही नमूने से अलग अलग समय पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है? तो एक ही समय में अलग अलग समय पर डेटा एकत्रित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है सर्वेक्षण को, उसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य सर्वेक्षण, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य अध्ययन और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन 2 अलग अलग प्रकार के अनुसंधान डिजाइन है। एक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन में हम एक विशिष्ट समय बिंदु पर जनसंख्या से डेटा एकत्र करते हैं। एक अनुदैर्घ्य अध्ययन में हम एक ही नमूने से एक विस्तारित अवधि में बार बार डेटा एकत्रित करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान देश भारत है। और ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर, कब से? 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक जो है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। अब यहाँ पर देखिए फिडे बार बार नाम आ रहा है, पहले भी आया था। तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या विश्व शतरंज संघ, जिसे आमतौर पर इसके फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम फिडे यानी फेडरल इंटरनेशनल डेस चेस के नाम से जाना जाता है। तो फिडे जब भी नाम आता है तो आप इसको मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या विश्व शतरंज संघ, ठीक है। और जो फिडे का अगर हम बात करें, जो फिडे है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिडे का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और ये विभिन्न कहाँ पे फिडे का है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है।
और यह संगठन जो है विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में भी कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी फिडे की? तो फिडे की स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस में हुई थी, फ्रांस में। और इसके अगर आदर्श वाक्य की बात कर ले, ठीक है, तो फिडे का जो आदर्श वाक्य है वो है, उसको थोड़ा सा लिख देते हैं तो ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। जो आदर्श वाक्य है वो है जेन्स उन्नह सुमुस। इसका मतलब देखिए ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है हम एक परिवार। क्या होता है? हम एक परिवार। तो इस तरीके से अगर फिडे के आदर्श वाक्य की बात की जाए तो ये है आपका, आप याद रखिएगा, हम एक परिवार। ये ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। और फिडे को देखिए, फिडे को मान्यता कब दी गई थी? स्थापना तो 1924 में हो गई थी, लेकिन इसको मान्यता दी गई थी 1999 में। और वर्तमान में अगर हम बात कर लें कि फिडे में देखिए मान्यता, आप इसको लिख ही लीजिए थोड़ा सा। स्थापना फिडे की कब हुई थी? यह होती 1924 में। मान्यता कब मिली? इसको मान्यता मिली थी 1999 में। ठीक है, और वर्तमान में सदस्य, इनको आप अपडेट जरूर कर लीजिएगा जो है एग्जाम से पहले। वर्तमान में सदस्य जो है इसमें 201 देश। आगे, स्वयं प्रभा बकेट में कितने चैनल हैं? 25, 35, 30 या 40? तो स्वयं प्रभा जो आपका बकेट है, ठीक है, इसमें 40 चैनल है और इन 40 चैनल के माध्यम से जो है शैक्षणिक गतिविधियों को चलाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्वयं प्रभा है वो 40 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। यानी 24 घंटे 7 दिन ये काम करते हैं सारे चैनल। हर दिन कम से कम जो है 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जिससे दिन में 5 बार दोहराया जाता है, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सके। यानी सभी छात्र अपनी सुविधा के अनुसार जब उनके पास समय, उस तरीके से सारे चैनल को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सामग्री तैयार की जाती है और स्वयं प्रभा के जो चैनल है 40, इनमें IIT, UGC, CEC, IGNOU द्वारा जो जानकारी प्रदान की जाती है वही अपलोड की जाती है। और इस पूरे जो स्वयं प्रभा चैनल है इसका रख रखाव कौन करता है? तो इसका जो रख रखाव करता है वो करता है इनफ्लिपनेट, केंद्र वेब पोर्टल जो है के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। तो ये कौन रखता है? इसको आप नोट चाहे तो नोट कर ले, INFLIB, इनफ्लिपनेट वेब पोर्टल जो है इस पूरे स्वयं प्रभा की जो सामग्री है और जो स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल है उनकी देखरेख करता है। जानकारी जो सामग्री IIT, UGC, CEC और IGNOU द्वारा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मालूम है कि स्वयं प्रभा की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट कीजिएगा, अन्यथा वेट कीजिए, हमारे जो वन लाइनर का अगला वीडियो है। अगला ICT संबंधित है। CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का जो पूर्ण रूप है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। CAD देखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन किसी डिजाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण या अनुकूलन में सहायता के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और इसका उपयोग जो है डिजाइनर की उत्पादकता बढ़ाने, डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार करने, दस्तावेजीकरण के माध्यम से संचार में सुधार करने और विनिर्माण के लिए डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए गए डिजाइन पेटेंट आवेदनों में उपयोग किए जाने पर उत्पादों और आविष्कारों की सुरक्षा करने में सहायता भी करते हैं। तो CAD फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक और फुल फॉर्म यहाँ पे लिया गया है ICT के अंतर्गत, SMIME। SMIME का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सबसे पहले एक एक देख लेते हैं। देखिए इस S का मतलब है सिक्योर, क्या होगा? सिक्योर। और पहले वाले M का मतलब है मल्टीपर्पज, ठीक है, सिक्योर मल्टीपर्पज। और I से इंटरनेट, I से इंटरनेट, M से मेल और E से एक्सटेंशन। यानी
जो पूरा ऊपर वाला है इसमें अगर सिंपल की बजाय सिक्योर लग जाए तो इस तरीके से हमको देखते हैं कि जो ऑप्शन यहाँ पर मेल एक्सटेंशन ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए दिया हुआ है कि सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो आपका सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है यह सुरक्षित बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन एक इंटरनेट मानक है जो ईमेल संदेशों को डिजिटल रूप से हस्तांतरित और एन्क्रिप्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्त होने के दौरान जो ईमेल संदेशों की मूल रूपता सुरक्षित रहे, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन न हो। तो आपके ईमेल से संबंधित काफी महत्वपूर्ण शब्दावली हो जाती है SMIME, यानी सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, कृषि कौन सी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल की जाती है या आती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए जो कृषि है ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक गति, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है मत्स्य, डेयरी, कृषि, खनन इत्यादि गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। देखिए जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं वो वास्तव में वह गतिविधियां होती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करना, निकालना और कटाई करना शामिल होता है। तो कृषि में आप देखते हैं उसमें प्राकृतिक संसाधन है जिनको हम इकट्ठा करते हैं, निकालते हैं, उनकी कटाई करते हैं। जो भी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां भी जो है दो प्रकार के उत्पाद, मतलब इसके अंतर्गत दो प्रकार के उत्पाद शामिल किए जाते हैं। पहला ऐसे उत्पाद जिन्हें काटा निकाला जाता है, उन्हें बिना संसाधित किए या किसी अन्य रूप में परिवर्तित किए सीधे उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि है आपका फल हो गया, सब्जी हो गया, ये क्या होगी जैसे उत्पादित वैसे ही हमने इनको उपयोग में ले लिया। ठीक है, पशु उत्पाद हो गया जैसे कि मिल्क है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो पहला प्रकार यह हो गया। अब दूसरा प्रकार क्या होता है कि ऐसे उत्पाद जिन्हें काटा निकाला जाता है लेकिन उन्हें संसाधित किए बिना सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है और उन्हें तैयार माल बनाने में के लिए संसाधित किया जाता है जिसका उपयोग लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें घर में डबल बेड बनवाना है तो हमें लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी हम पेड़ से कटवा फिर उसको संसाधित करके तब बेड बना पाएंगे। अब हम शर्ट पहनते हैं, कपड़े लेते हैं, तो सीधे से इसमें जो कॉटन इंडस्ट्री का उपयोग होता है, कपास आती है उससे फिर धागे बनाए जाते हैं, रेसे संसाधित किए जाते हैं, तब जाके कपड़े का निर्माण होता है। तो ऐसे उत्पाद जो सीधे उपयोग में न लाके उनको संसाधित किया जाता है और अन्य रूप में उनका उपयोग किया जाता है। तो ये तरीका हो जाता है। और दूसरा जो सीधे उपयोग में आ जाते हैं, उपयोग में ले लिए जाते हैं, जैसे कि फल सब्जियां और पशु उत्पाद इत्यादि। तो दो प्रकार से हो गए। तो जो आपका प्रश्न था कि कृषि कौन सी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल है, तो कृषि जो है प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मोहन सिंह, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हर देशमुख या उपरोक्त में कोई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था? तो देखिए ये विचार दिया था मोहन सिंह ने। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। और कब दिया था देखिए इसको देख लेते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कब, वही वर्ष 1942 में जो है जापान की सहायता से टोक्यो में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। वास्तव में एक सशस्त्र सेना का संगठन था और इसको हम इसके अगर अन्य नाम की बात करें तो इसे हम INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते हैं। और इसका संगठन किया था कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने। मतलब जो आपका आईएनए है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण संगठन जो है कैप्टन मोहन के साथ ही साथ रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह ने भी निभाई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में ही आया था। आजाद हिंद फौज के गठन के दौरान ही विदेशों में रह रहे भारतीयों की सहायता है जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की गई थी और जिसका पहला सम्मेलन हुआ था जून 1942 में। तो ये कुछ फैक्ट है। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बैंकॉक में। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था या संगठन की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप लोगों ने राइट आंसर सोच लिया होगा अभी तक। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप
गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त अगर आप आपका माइंड किसी अन्य नाम पे जा रहा है तो गलत होगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था संगठन की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों में प्रशिक्षित करने हेतु जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और कब की थी? तो इसको किया था इन्होंने 12 जून 1905 में। ये वही समय था जब कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई थी कांग्रेस में 1905 में। तो देखिए जो बहुत सारी घटनाएं के वर्ष हैं उनसे अगर आपको रिलेट करके ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखेंगे घटनाओं को, तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न सही होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं इस तरह के प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर अगला है, लियाकत अली ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? तो लियाकत अली नाम संबंधित है इलाहाबाद से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं जैसा पढ़ पा रहा था लियाकत अली जी के विषय में मेरी जो जानकारी, काफी इन्होंने संघर्ष भी किया था, उनको जेल भी शायद जाना पड़ा था और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इलाहाबाद में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में लियाकत अली जी ने। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? तो सूर्य का रासायनिक संगठन है, देखिए सूर्य में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो हाइड्रोजन पाई जाती है, उसके बाद हीलियम आता है और अन्य गैसों में अन्य का नंबर आते हैं। तो तीनों ऑप्शन दिए गए, लेकिन दिए गए ऑप्शन में हाइड्रोजन की अगर प्रतिशत की बात कर ले तो ये मिलता पाया जाता है 41% सूर्य के प्रकाश में। हीलियम लगभग 25% से ज़्यादा, यानी करीब हीलियम पाई जाती है 26.50% और अन्य के अंतर्गत 2.5% आता है। तो इस तरीके देखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें बिल्कुल मैच कर रही है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य में 2.5%। तो राइट आंसर विल बी आपका ऑप्शन डी। भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? इस तरह के देखिए प्रश्न काफी पूछ लिए जाते हैं, कौन सा रेखा कर्क रेखा पर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, कि दाहिने तट में या दक्षिण तट बाएं तट में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत कि भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? झांसी, उन्नाव, रांची या बांदा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रांची में जो रांची शहर है वो कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको मालूम है कि 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। और यह 8 राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में आप देख लीजिए कि एक लाइन में आपको मिलेंगे। और इन 8 राज्यों में से बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े स्थान हैं जहां से होके जो कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन दो मुख्य शहर की अगर हम बात कर ले जहां जहां से होके जो है कर्क रेखा गुजरती है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो आपका ये आपका रांची हो जाता है और दूसरा आपका शहर हो जाता है अगरतला। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए एक तो कृत्रिम झील होता है, दूसरा प्राकृतिक झील होता है। जैसा आप लोग जानते हैं जो प्राकृतिक झील होती है वो प्रकृति के द्वारा स्वयं में निर्मित होती है, जबकि जो कृत्रिम झील होती है वो उसे मानव गतिविधियों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। दिए गए ऑप्शन में जैसा आप देख पा रहे हैं कि देवताल झील है, ये आपकी प्राकृतिक झील है। ठीक है। एंड जो चिल्का झील है ये भी आपकी प्राकृतिक झील है। गोविंद सागर झील, तो देखिए इसमें जो गोविंद सागर झील है ये आपकी प्राकृतिक झील न होकर के कृत्रिम झील है, क्योंकि जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है और इसका नाम सिखों के दसम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। और यह झील जो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यानी जो सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर निर्माण किया गया था भाखड़ा नागल बांध का। और जब हम किसी बांध का निर्माण करते हैं तो सीधी बात है जल रोकने के लिए या जल संचय के लिए हम बांध का निर्माण करते हैं। तो उस जल संचय से जो बड़ी सी झील निर्मित होती वो एक तरीके से कृत्रिम झील होती है। तो दिए गए उदाहरण में गोविंद सागर झील जो है कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न है, भारत में 5,000 रुपए के नोट किस समयावधि तक जो है प्रचलन में थे? तो दोस्तों ये जो समयावधि दी गई है
भारत में जो 5,000 रुपए के नोट का प्रचलन था वो 1954 से 1978 तक था। 1954 से 1978 तक भारत में 5,000 रुपए के नोटों का प्रचलन था। मीन्स 1954 में चलना प्रारंभ हुए थे, लेकिन डिमोनेटाइज इनको कर दिया गया था 1978 में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त देखिए 10,000 रुपए की भी नोट चलती थी। थोड़ा सर्च कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि 10,000 रुपए की नोट कब पहली बार छपी थी और कब उसका जो है डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। कालिदास दरबारी कवि थे। कालिदास एक चर्चित नाम है। तो जो कालिदास जी हैं वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। देखिए वैसे भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात आ गई, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। और कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास के अतिरिक्त इनके 9 रत्न कौन कौन से थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो ये थे अमर सिंह, छपड़क, शंभु, वराहमिहिर, धन्वंतरि, घटकारापारा, वररुचि और बेताल भट्ट। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? तो कालिदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला, कॉपीराइट अधिनियम 1957, दूसरा डिजाइन अधिनियम 2000 और तीसरा पेटेंट अधिनियम 1970। प्रश्न हमारा है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संरक्षित किए जाते हैं? और देखिए यूनिट 2 आपकी है यूजीसी का रोल और टीचिंग से संबंधित, वहां पे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षण संबंधित। तो दिए गए ऑप्शन जैसे हमने देखे तीनों है। प्रश्न आपको जो पूछा जा रहा है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संरक्षित है? तो कॉपीराइट अधिनियम 1967 के 57 के द्वारा बिल्कुल संरक्षित है। डिजाइन अधिनियम 2000 के द्वारा भी संरक्षित है। और पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा भी जो है इसको बौद्धिक संपदा को संरक्षित किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम राइट आंसर की बात कर लें तो यह थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन और आंसर आपको दिखे। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 के द्वारा। ठीक है, देखिए जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 है, इसको जनवरी 1958 से ये प्रभावी हुआ था। और तब से इस अधिनियम में अभी तक की बात करें तो करीब 5 बार संशोधन हो चुके हैं। कब कब संशोधन हुए कॉपीराइट अधिनियम 1957 में, जो कि लागू हुआ था 1958 में? एक तो हुआ था 1983 में। ठीक है, फिर उसके बाद 84 में भी संशोधन हुआ, 94 में हुआ, 99 में हुआ और फिर 2012 में लास्ट टाइम इसमें संशोधन हुआ था। भारतीय डिजाइन, अगला जो है डिजाइन अधिनियम 2000। तो भारतीय डिजाइन जो है कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का रूप बनाने हेतु डिजाइन अधिनियम 1911 में संशोधन कर डिजाइन अधिनियम 2000 को 12 मई 2000 को लागू किया गया था। 2000 कब लागू किया था? 12 मई 2000 में इसको लागू किया गया। तो इससे पहले किसमें संशोधन किया गया था? जो पुराना था हमारा 1911 का अधिनियम, उसमें संशोधन करके जो है डिजाइन अधिनियम 2000 लागू किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम जो वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। तथा स्वतंत्रता के बाद 1970 में, ये जो आपका तीसरा वाला पेटेंट अधिनियम 1970, इसके विषय में बात हो रही है कि भारत में जो सर्वप्रथम है 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो है 1970 में पेटेंट अधिनियम बना, जिसे वर्ष 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 2002 और 2005 में संशोधन किए जा चुके हैं। कब कब इसमें संशोधन हो चुके हैं? एक तो आपका हो चुका है 2002 में और एक बार 2005 में संशोधन किए जा चुके हैं। भारत में पेटेंट प्रणाली का प्रशासन पेटेंट डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक के द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका जो भारतीय पेटेंट का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। मौका मिले जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा शहर है, काफ़ी सस्ता और काफ़ी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न, किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र में अधिकतम संभावित द्रव्यमान क्या कहलाता है? भार सीमा, चंद्रशेखर सीमा, होयल सीमा या रमन सीमा?
तो देखिए किसी भी स्थायी श्वेत बहुनी नक्षत्र के अधिकतम संभावित द्रव्यमान को हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इस सीमा का उल्लेख जो है विलियम एंडरसन एंड ईसी स्टोनर ने किया था। किसने किया था? इसको लिख देते हैं, नाम थोड़ा टेढ़ा है। विलियम एंडरसन ने और साथ में ईसी स्टोनर ने किया था। कब? 1930 में इनका अपना जो एक रिसर्च पेपर आया था उसमें इन लोगों ने इस सीमा की बात की थी। परंतु इसी समय जो भारतीय खगोल भौतिक शास्त्री थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में, चंद्रशेखर ने जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में इस वर्ष स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की थी। मतलब इस सीमा की खोज करके इसकी गणना को और अधिक शुद्ध बना दिया था, इसीलिए इसे हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। तो किसी स्थायी श्वेत बहुनी नक्षत्र के अधिकतम संभावित द्रव्यमान को हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। थोड़ा लंबा होता है प्रैक्टिस सेट का, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के इसको देख लीजिएगा। एक और मैंने सुधार किया कि जो लोग सार्थक क्लासेस में तैयारी के लिए ऐप के थ्रू कंप्लीट कोर्स को परचेज करेंगे, उसमें अभी तक पीडीएफ की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर अभी तक आप रुके थे कि पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रही इसलिए हम नहीं लेंगे, तो आप जाइए निश्चिंत होकर कंप्लीट कोर्स को परचेज कीजिए, उससे आप लाभ उठाइए। वहाँ पे आपको सभी नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा, और वहाँ पे जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा। भले वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ना कर रहे हो, किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी आपने देखा कि सारे प्रश्न जो है आपके केवल किसी एक एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, अन्य भी वनडे एग्जाम जहाँ पर जीके और जीएस पूछा जाता है समान रूप से उपयोगी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।